हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। इस समय मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के संयुक्त एयर फोर्स एक्सरसाइज पर है, जिसे कोप नॉर्थ का नाम दिया गया है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में फरवरी महीने में चलेगा। इसका नाम कोप नॉर्थ 25 रखा गया है। COPNORTH, कोप नॉर्थ। वास्तव में इसकी शुरुआत 1978 में हुई। ये पहले जापान के एयरबेस से ऑपरेट करता था, ये एक्सरसाइज होता था। लेकिन अभी ये गुआम, जो कि दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, वहाँ से वहाँ एक अमेरिका का एयरबेस है, उसी के पास ये कमेंस करेगा। ये प्रशांत महासागर के ऊपर ये उड़ानें उड़ेंगी और ये बेहतर आपस में तालमेल के लिए, इंटीग्रेशन के लिए ये काम किया जाएगा, तथा एजाइलिटी यानी युद्ध में किस प्रकार से कलाबाजी दिखाया जा सकता है, किस प्रकार से शत्रु पर प्रहार किया जा सकता है। कम्बैट एम्प्लॉयमेंट यानी एजाइल कम्बैट एम्प्लॉयमेंट इसका पूरा नाम है। यानी कैसे तुरंत स्विफ्ट तरीके से, घोड़ों की तरह से, जैसे घोड़े पहले मध्यकाल में फील्ड में तुरंत घूम जाते थे और हाथी नहीं घूम पाते, भले शरीर भारी भरकम उनका होता था, चूंकि कम्बरसम होने की वजह से कई बार तो अपने ही लोगों को नष्ट करने लगते थे, पकड़ा जाते थे। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से घोड़े तुरंत मुड़ जाते थे और आंखों से ओझल हो जाते थे तेजी से भागते हुए, उसी प्रकार से एजाइल कम्बैट एम्प्लॉयमेंट होता है एयरक्राफ्ट का। कलाबाजी दिखाते हुए अचानक वो चले जाएंगे, जिससे आपका प्रहार नाकाम हो जाएगा और वो छिप जाएंगे, और फिर आकर के तुरंत आकर के प्रहार करते हैं। चूंकि उनकी मारक क्षमता 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति आवर होती है, तो काफी तेजी से उड़ते हैं और उड़ करके आकर आप पर प्रहार करके फिर आंखों से ओझल हो जाएंगे। यही चीज देखने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये तीन देशों की सेनाएं एक्चुअली गुआम के पास पश्चिमी प्रशांत में, जो कि न्यूजीलैंड के ऊपर है, एक्चुअली ये इसमें ओशियानिया महाद्वीप का हिस्सा है। ओशियानिया में आता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी आते हैं। ओशियानिया का हिस्सा है। तो गुआम, गुआम, तौरू या तुआरू, इस प्रकार से तमाम वहाँ छोटे छोटे आइलैंड हैं। उसी में से गुआम आइलैंड भी एक है। उसी को नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन दो एक बार थ्रेटन करने की धमकी दिया था अमेरिका को। दरअसल अमेरिका का एयर फोर्स बेस वही है। इसका उद्देश्य यही है कि चीन को किसी तरह से डराया जा सके इनडायरेक्टली, और इनडायरेक्टली नॉर्थ कोरिया पर भी दबाव बनाया जा सके। इसमें पहले तो जापान के साथ फ्रांस, कनाडा और साउथ अफ्रीका भी पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। साउथ कोरिया भी पार्टिसिपेट करते थे, साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ कोरिया भी पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन इसमें तीन ही देश पार्टिसिपेट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, यानी यूएसए, जो गुआम के पास फरवरी में नेक्स्ट मंथ होने वाला है। दूसरे शब्दों में कोप नॉर्थ 25 जो है वो बेटर इंटीग्रेशन के लिए, यानी आपस में तालमेल के लिए, किस प्रकार से युद्ध के दौरान इन तीनों देश की सेनाएं एक दूसरे की मदद कर सकती हैं, एयरफोर्स से रिलेटेड है। एयरफोर्स की स्थापना अमेरिका में, यूएसएएफ की स्थापना तो 1947 में हुई थी। मैंने एक सेपरेट फोर्स के रूप में एयरफोर्स की स्थापना हुई थी अमेरिका के। लेकिन अमेरिका का एयरफोर्स अस्तित्व में आया था 1907 में, 1907 में। और ये जो कोप नॉर्थ एक्सरसाइज है, इसकी शुरुआत वास्तव में 1978 में हुई थी। पहले जापान से चलता था, जापान में किया जाता था, और ये साल में 4 बार होता था, लेकिन अब साल में 1 बार होता है, और जनरली फरवरी के महीने में होता है। फरवरी में थोड़ी ठंड भी रहती है, तो अब उद्देश्य इसके पीछे जो भी हो, लेकिन ठंडे मुल्क वाले ठंड में ही करना पसंद भी करते हैं। संयोग से ऑस्ट्रेलिया में तो इस समय गर्मी रहती है, चूंकि वो मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है, लेकिन जापान और अमेरिका में तो भयानक ठंड रहती है।
तो इस प्रकार से अब जिस कारण से भी चुनाव, इसको कहीं स्पष्ट नहीं किया गया है क्यों फरवरी को ही चुना गया। लेकिन ये सही है कि यह एक एयरफोर्स, गुआम में एयरफोर्स बेस है अमेरिका का, वहीं से एक्सरसाइज ऑपरेट करता है, एक्सरसाइज होता है, उसी के पास ये भी होगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होता है। 1999 में एक्चुअली जापान से इसको शिफ्ट कर दिया गया था गुआम के लिए। 1978 से 1999 तक तो ये जापान में चला, लेकिन 99 में इसको गुआम एयरबेस जब बना तो गुआम के पास इसको शिफ्ट कर दिया गया और वही एक्सरसाइज ये होता है। इसका नाम है COP, कोप नॉर्थ 25-24, पिछले साल फरवरी में चला था। इस बार ये फरवरी 2025 में चलेगा। हालांकि पिछले बार से पीरियड शॉर्ट होगा, पिछले बार तो 23 फरवरी तक, 2 या 3 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक चला था, लेकिन इस बार इसका समय थोड़ा सा कम हो सकता है। तो इस प्रकार से मुख्य उद्देश्य इसका यह है टू कंटेन चाइना, यानी चीन के प्रभाव, बढ़ते प्रभाव को कम किया जाए। वैसे भी अमेरिकी एयरफोर्स में बहुत सारे लड़ाकू एयरक्राफ्ट हैं जिनकी संख्या कहीं 5,500 बताई गई है, कहीं 6,000, कहीं कहीं तो 8,000 बताई गई है। जो भी हो, माने एयरफोर्स में नंबर 1 है वर्ल्ड में वो लघु विमानों के मामले में। USAF की स्थापना जैसा मैंने बताया 1947 में हुई थी। उसके बाद से ही अमेरिका ने अपने एयरफोर्स की ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। हालांकि नेवी फोर्स में भी पहले नंबर 1 पर था, अभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर उसके पास सबसे ज़्यादा है, लेकिन इस समय चीन उससे आगे निकल गया है। टोटल यदि ओवरऑल चीज़ों को देखें तो फ्रिगेट्स को देख लें, वारशिप्स को देख लें, मिसाइल्स को देख लें या एयरक्राफ्ट कैरियर को देख लें, सब अगर मिला करके देखें तो चीन इसमें अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि नेवल फोर्स में चीन नंबर 1 है, लेकिन एयर फोर्स में आज भी अमेरिका नंबर 1 बना हुआ है। इसीलिए कहीं भी ग्राउंड ऑपरेशन करने के पहले वो पहले हवाई जहाज से हमला करके रास्ता क्लियर करता है, ताकि आर्मी जो है, अमेरिकी आर्मी, वो आगे बढ़ सके। और यही काम उसने वहाँ भी किया, सर्बिया में भी किया, कोसोवो में भी किया, अफगानिस्तान में भी किया, इराक में भी किया। वो हर जगह यही, मैं छोटे मोटे लैम जिसको कह सकते हैं, मेमने को ही मारता है। बड़े देश से टकराने की हिम्मत तो है नहीं अमेरिका में। अब ये थोड़ा है कि चीन से वो टकरा जाएगा, चाहे रूस से सीधे सीधे टकरा जाएगा। ये अच्छा खासा इसको काउंटर बैलेंस करने की क्षमता रखते हैं। इनके पास बहुत घातक हथियार, इनके पास भी, रूस के पास तो न्यूक्लियर वेपन कहा जाता है अमेरिका से भी ज़्यादा है। अमेरिका के पास अगर 6,600 है तो रूस के पास 7,200 है। खैर, वेपन रखने से मतलब नहीं होता, मतलब दिलेरी होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए। मान लीजिए आप AK-47 रखे हैं, कोई दुनाली बंदूक से आपको ठोक दे तो आप क्या करिएगा? AK-47 रखे रह जाइएगा और वो जंग खाता रह जाएगा, आप तो चले जाइएगा ऊपर। इसी प्रकार से अमेरिका और रूस के बीच ही है। अमेरिकी सेना के पास दिलेरी है कि नहीं है? दिलेरी है तभी तो दुनिया के तमाम देशों में, यानी 50 से अधिक लोकेशंस में वो अलग अलग डिप्लॉय हो जाते हैं और वहाँ रुक करके काम करते हैं। चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे पश्चिमी देश हो। पश्चिमी देश में भी गल्फ कंट्रीज ही आती हैं मोटे तौर पर, हम लोग पश्चिमी देश कहते हैं। और अमेरिका जैसा दूसरे पश्चिमी देश, माने हम लोग वेस्ट एशिया, पश्चिमी वेस्ट एशिया बोलते, पश्चिमी देश नहीं, वेस्ट एशिया माने पश्चिमी एशिया बोलते हैं। और वो मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व बोलते हैं। पश्चिमी देश के लोग इसको पश्चिमी देश में तो खुद अमेरिका भी आ जाएगा, यानी अटलांटिक के दोनों तरफ जो स्थित हैं, कनाडा और उधर ब्रिटेन तथा फ्रांस या यूरोपीय संघ के अन्य देश, इसमें सभी शामिल हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में पश्चिमी देशों में तो अमेरिका प्रमुख है, कनाडा प्रमुख है, फ्रांस प्रमुख है, ब्रिटेन प्रमुख है, ये सब प्रमुख देश हैं। ऑस्ट्रेलिया भी उसी में आएगा, भले ही वो अटलांटिक महासागर से दूर है, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया को भी रख सकते हैं। एशिया में जापान को भी रख सकते हैं। ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं। इनकी हैसियत, आर्थिक हैसियत बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम इनको रख सकते हैं। हालांकि इसमें निश्चित रूप से भारत और चीन नहीं है। भारत और चीन भी ग्लोबल फोर्स हैं इस समय, लेकिन पश्चिमी देश में इनको शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक तो परंपरागत रूप से क्लासिफिकेशन जो है वो इनको एक्सक्लूड करता, अलग थलग रखता है। दूसरी ये कि इनका अलग गुट है,
ये वास्तव में दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया में आते हैं, तो इनको उसमें शामिल किया नहीं जाता। पश्चिमी देश में मोटे तौर पर यूरोपीय संघ के लोग हैं, और ओशियानिया से आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को रख सकते हैं, उधर कनाडा को, अमेरिका को रख सकते हैं, और कुछ एक दो और देशों को जैसे जापान वगैरह को रख सकते हैं। ये पश्चिमी देश हैं। और हम बात कर रहे हैं पश्चिम एशिया की, जिसको कि मध्य पूर्व कहते हैं, मिडिल ईस्ट कहते हैं पश्चिमी देश के लोग। तो शुरू में जुबान से चीज़ें निकल गई थी पश्चिमी देश, लेकिन पश्चिमी देश नहीं, ये गल्फ कंट्रीज को एक्चुअली पश्चिम एशिया में रखा जाता है। हम लोग वहाँ भारतीय लोग तो इसको पश्चिम एशिया कहते हैं, लेकिन पश्चिमी देश के लोग जिसमें अमेरिका भी शामिल है, वो इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, मध्य पूर्व कहते हैं। उनके हिसाब से मध्य पूर्व है भी ये। तो इस प्रकार से ये माना जाता है लगभग 3200 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है, यानी रूस के स्टेपी से लेकर के ब्लैक सागर से लेकर के मोटे तौर पर ब्लैक काला सागर से लेकर के गल्फ तक, यानी खाड़ी तक ये फैला हुआ है। लगभग 3200 किलोमीटर में फैला हुआ, क्षेत्रफल में फैला हुआ ये एरिया है, यह क्षेत्र है। ये मध्य पूर्व की बात मैं कर रहा हूँ। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि चीन को कंटेन करने के लिए, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ही यह एक्सरसाइज किया जाएगा कोप नॉर्थ का। जो कोप नॉर्थ 25 होगा, जो फरवरी में शुरू होगा, वह गुआम के पास प्रशांत महासागर, जो पश्चिमी प्रशांत आप कह सकते हैं, दक्षिण पश्चिमी प्रशांत भी कह सकते हैं, वही शुरू होगा। एक्चुअली जो गुआम है वहीं एयरफोर्स बेस है यूएसए का, और वहीं से वो ऑपरेट करता है, वहीं से वो नज़र रखता है। जैसे मलक्का जल डमरू मध्य पर, उसके सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ विश्राम करते हैं, या उन पर लदे हुए, उनके पीठ पर सवार एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान जिनको हम लोग कहते हैं, वो वहाँ होते हैं। प्रक्षेपास्त्र होते हैं और फ्रिगेट्स भी होते हैं बहुत सारे। उसके साथ साथ दूसरे शब्दों में तमाम तरह के युद्धपोत और अन्य भी होते हैं उसके साथ साथ, वो साथ ही चलते हैं। तो अमेरिका एशिया में अपना दबदबा बना करके रखा। यही तो अमेरिका और चीन के बीच लड़ाई है कि भाई वर्ल्ड पावर कौन रहेगा। चीन चाहता है भाई हम रहें, अमेरिका चाहता है हमारी बादशाहत बनी रहे। देखना है दोनों के जंग में क्या होता है। लेकिन भारत अभी इस लड़ाई में थोड़ा पीछे है। भारत अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी में थोड़ा समय लगता है। ये भले ही अस्थायी हो, लेकिन थोड़ा समय तो लगता ही है। खैर, आगे जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा।